नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और आधुनिक काल की एक वस्तुनिष्ठ जानकारी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारा जो विषय था वो भारतेंदु युग के जो विविध पक्ष है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल खंड और उसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग के जो विविध पक्ष है उन पर हम बात कर रहे थे। और हमारी जो चर्चा थी वो चल रही थी भारतेंदु युग के कवि, महत्वपूर्ण कवि, और उन कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र पर स्वयं जो इस युग के नेतृत्वकर्ता साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन पर हमारी चर्चा चल रही थी। और यह छठी चर्चा है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान क्या है, उस योगदान पर हम बात कर रहे थे। और चर्चा हमारी चल रही थी कि उनका जो भाषा प्रेम है, निज भाषा प्रेम है, जो कि किसी भी देश की उन्नति का मूल मंत्र हो सकता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस पर अपने विचार व्यक्त किए और अपनी लेखनी चलाई। उनका ये मानना था कि जिस देश के पास अपनी स्वयं की भाषा नहीं है, साहित्य के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, उस देश की उन्नति कर पाना संभव नहीं है, कल्पना नहीं की जा सकती। निज भाषा के बिना, निज भाषा ज्ञान के बिना किसी भी देश की उन्नति संभव नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भला कि शासक की भाषा अलग हो और शासित की भाषा अलग हो? शासक और शासित के बीच में भाषा अगर भेद है, भाषा का भेद है, तो निश्चित रूप से उनके बीच में खाई होगी। और जनता में जनचेतना का जो कार्य है वो भी बाधित होगा। तो यहाँ पर निज भाषा के प्रति लेखक ने के जो योगदान है, हिंदी भाषा खास करके जो खड़ी बोली हिंदी है उसका विकास करने में, उसको साहित्यिक भाषा, आम बोलचाल की भाषा बनाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और इस संदर्भ में उनका जो महत्वपूर्ण पद है उसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटतन ही के सूल, कि बिना अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त किए बिना, उन्नति के बिना किसी भी देश का, समाज का विकास नहीं हो सकता। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लड़ाइयाँ लड़ी है, आंदोलन किए हैं। 1882 में शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन के समक्ष अपनी गवाही में हिंदी को न्यायालयों की भाषा बनाने की महत्ता पर उन्होंने क्या कहा था, वो उनके भाषा ज्ञान पर, भाषा की महत्ता को समझने की जो मूल बात है वो है कि भाषा के महत्व को वो किस रूप में रेखांकित करते हैं कि यदि हिंदी अदालती भाषा हो जाए, वो कहते हैं कि यदि हिंदी अदालती भाषा हो जाए तो सम्मन पढ़वाने के लिए 2-4 आने कौन देगा, और साधारण सी अर्जी लिखवाने के लिए कोई रुपए 8 आने क्यों देगा? क्योंकि उस समय जो जनता की भाषा थी उसमें काम नहीं होता था। तब पढ़ने वालों को यह अवसर कहाँ मिलेगा कि गवाही के सम्मन को गिरफ्तारी का वारंट बता दे। सभी सभ्य लोगों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। जितने भी सभ्य देश है उसमें अदालतों के अंदर उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो उस देश के नागरिकों की भाषा है। लेकिन भारत ही एक ऐसा विचित्र देश है जहाँ जनता की भाषा अलग है और अदालत की भाषा अलग है। ऐसी स्थिति में जनता को न्याय कैसे मिलेगा, या कि न्याय प्रक्रिया के बारे में जनता कैसे समझ पाएगी? यही भारत ऐसा देश है जहाँ अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न ही प्रजा की। यदि आप 2 सार्वजनिक नोटिस, एक उर्दू में तथा एक हिंदी में लिखकर भेज दें तो
आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि प्रत्येक नोटिस को समझने वाले लोगों का अनुपात क्या है। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र ने इस प्रकार से हिंदी की महत्ता को स्पष्ट किया है। जो सम्मान जिलाधीशों द्वारा जारी किए जाते हैं उनमें हिंदी का प्रयोग होने से रैयत और जमींदार को हार्दिक प्रसन्नता होगी। साहूकार और व्यापारी अपना हिसाब किताब हिंदी में लिखते हैं। स्त्रियां हिंदी लिपि का प्रयोग करती है। पटवारी के कागजात हिंदी में लिखे जाते हैं और ग्रामों के अधिकतर स्कूल हिंदी में शिक्षा देते हैं। इस संदर्भ में 1968 में उर्दू श्यापा नाम से उन्होंने एक व्यंग्य कविता लिखी है जिसमें बहुत ही तीखा और मारक व्यंग्य है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, मेरी प्यारी हाय हाय, मुंशी मुल्ला हाय हाय, बल्ला बिल्ला हाय हाय, रोए पीटे हाय हाय, टांग घसीटे हाय हाय, सब छिन सोचो हाय हाय, दाढ़ी नोचे हाय हाय, दुनिया उल्टी हाय हाय। ये एक व्यंग्य कविता है। रोजी बिल्टी हाय हाय, सब मुख्तारी हाय हाय, किसने मारी हाय हाय, खबर नवीसी हाय हाय, दांत पीछे हाय हाय, एडिटर पोशी हाय हाय, बात फरोशी हाय हाय, वह लस्सानी हाय हाय, चरब चुबानी हाय हाय, शोक बयानी हाय हाय, फिर नहीं आनी हाय हाय। अपने इन्हीं कार्यों के कारण भारतेंदु हिंदी साहित्याकाश में के एक दैदीप्यमान नक्षत्र बन गए और उनका युग भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहने का तात्पर्य यह कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय की जनता की मांग के, जनता की आशा और आकांक्षा की अनुकूल काम करने का प्रयास किया। समाज की और राष्ट्र की क्या आवश्यकता है उसके अनुसार साहित्य की दिशा को मोड़ा। साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सक्रिय रूप से सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया। कई आंदोलनों का, कई समाजों का उन्होंने निर्माण किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, स्त्री व शिक्षा चेतना से संबंधित जो पत्रिका है, जैसे प्रकाशन उनके विचारशील और प्रगतिशील संपादकीय दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो योगदान है वह भारतीय समाज और साहित्य के क्षेत्र में साम्राज्य विरोधी चेतना तथा स्वदेश प्रेम का विकास करने की है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक जनचेतना का शंख फूंका था, जनचेतना जागृत करने का प्रयास किया था तथा स्वदेश प्रेम की भावना को भारतीय जन जन में जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया था। भारतेंदु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को और उसके साथ समाज को साम्राज्य विरोधी दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी थी। 1870 में जब कवि वचन सुधा में उन्होंने लॉर्ड मेयो को लक्ष्य करके लेवी प्राण लेवी नामक लेख लिखा, तब से हिंदी साहित्य में एक नई साम्राज्य विरोधी चेतना का प्रसार आरंभ हुआ। 6 जुलाई 1874 को कवि वचन सुधा में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वतंत्र हुआ, उसी प्रकार भारत भी स्वतंत्रता का लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की जिसके सदस्य स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिज्ञा करते थे। भारतेंदु ने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील करते हुए स्वदेशी का जो प्रतिज्ञा पत्र 23 मार्च 1874 के कवि वचन सुधा में प्रकाशित किया, वह समूचे हिंदी समाज का प्रतिज्ञा पत्र बन गया था। इस पत्र में उन्होंने स्वदेशी जागरण का प्रयास किया था क्योंकि अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था वह भारत के अंदर भारत का आर्थिक शोषण करना था और अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण के कारण ही भारत, जो कि एक सोने की चिड़िया कहलाता था,
एक कंगाल और दरिद्र राष्ट्र बन गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसी संदर्भ में स्वदेशी की अपील की, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की, चाहे वस्त्र हो चाहे और चीज़ें हो। उन्होंने कहा था, हम लोग सर्वांतर्यामी, सब स्थल में वर्तमान, सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे, और जो कपड़ा की पहले से मोल ले चुके हैं, जो विदेशी कपड़ा है जिसे हम पहले से मोल ले चुके हैं और आज की मिति अर्थात तारीख तक हमारे पास है, उनको तो उनके जीर्ण हो जाने तक काम में लेवेंगे, पर नवीन मोल लेकर किसी भी भांति विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। यानी कि विलायती कपड़ों का हम बहिष्कार करते हैं, हिंदुस्तान का ही बना कपड़ा पहनेंगे, हिंदू स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। हम आशा करते हैं कि इसको बहुत ही क्या प्राय सब लोग स्वीकार करें और अपना नाम इस श्रेणी में होने के लिए श्रीयुत बाबू हरिश्चंद्र को अपनी मनीषा प्रकाशित करेंगे और सब लोग, सब देश हितैषी इस उपाय के बाद में अवश्य उद्योग करेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो अपनी पत्रिका में लेख प्रकाशित किया वो स्वदेशी चेतना से संबंधित है, स्वदेशी वस्तुओं के स्वीकार करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने से संबंधित है। और अंग्रेजों ने इसी बल पर विदेशी वस्तुओं को यहाँ पर महंगे दामों में बेचना, भारत से कच्चा माल लेना और विदेशों से जो कि तैयार करके यहाँ पर पक्का माल लाना, इससे भारत में धन निष्कासन हो रहा था और भारत दरिद्र होता जा रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका पुरजोर विरोध किया है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही साहित्य में जन भावनाओं और आकांक्षाओं को स्वर दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि साहित्य में जन भावना और आकांक्षाओं को स्वर दिया, कि भारतीय जनता जो साहित्यकारों के बिना बिल्कुल मूक थी, उनकी भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को वाणी दी है, उनके अधिकारों को वाणी दी है। पहली बार साहित्य में जन का समावेश हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही जन अर्थात जनता की भावनाओं को साहित्य में समावेश किया। उनके पहले काव्य में रीतिकालीन प्रवृत्तियों का ही बोलबाला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व साहित्य के अंदर किसका बोलबाला था? सामंती रुचियों के अनुकूल रीतिकालीन साहित्य का, जनता की रुचियों के अनुकूल साहित्य नहीं था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही उन प्रवृत्तियों को खत्म किया और साहित्य में जन चेतना, जन आकांक्षाओं को, जन भावनाओं को स्थान दिया। साहित्य पतनशील सामंती संस्कृति का पोषक बन गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले का जो साहित्य था, जो रीतिकालीन साहित्य था, वो पतनशील सामंती संस्कृति का पोषक बन गया था। पर भारतेंदु ने साहित्य को जनता की गरीबी, पराधीनता, विदेशी शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण और उसके विरोध का माध्यम बना दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि उन्होंने जो रीतिकालीन साहित्य था वो पतनशील सामंती संस्कृति का पोषण करता जा रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उससे विलग होकर के, उसे अलग होकर के एक नए युग का नवजागरण का शंखनाद किया और साहित्य के अंदर जनता की गरीबी, पराधीनता, विदेशी शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण और उसके विरोध का माध्यम बना दिया था। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अपने नाटकों, कवित्व, मुकरियों और प्रहसनों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी राज पर कटाक्ष और प्रहार किए, जिसके चलते उन्हें अंग्रेजों के कोप का भाजन भी बनना पड़ा, अंग्रेजों का शिकार भी होना पड़ा, कई तरह से अत्याचार सहने करने पड़े। भारतेंदु अंग्रेजों के शोषण तंत्र को भली भांति समझते थे। अपनी पत्रिका कविवचन सुधा में उन्होंने लिखा, जब अंग्रेज विलायत से आते हैं, समझने की बात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जब अंग्रेज राज में अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे होते हैं तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। वो लिखते हैं कि जब अंग्रेज विलायत से आते हैं, प्राय कैसे दरिद्र होते हैं, कितने गरीब होते हैं, और जब हिंदुस्तान से अपने विलायत को जाते हैं तब कुबेर बनकर जाते हैं, धनवान बन करके जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि रोग और दुष्काल इन दोनों के मुख्य कारक अंग्रेज है।
अंग्रेज ही भारत में गरीबी का कारण है, अकाल का कारण है, दरिद्रता का कारण है, रोग और दुख का कारण है। यही नहीं, 20वीं सदी की शुरुआत में दादा भाई नौरोजी ने धन के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निष्कासन के जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, भारतेंदु ने बहुत पहले ही शोषण के इस रूप को समझ लिया था। उन्होंने लिखा था कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै सब धन विदेश चली जात, ये बात अति प्यारी। कि और कोई बात नहीं है, सभी तरह से हम अंग्रेज राज की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज राज की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह सारा भारत का जो सारा धन है वह विदेश में ले जाता है, अर्थात अपने देश में ले जाते हैं। अंग्रेज भारत का धन अपने यहाँ लेकर चले जाते हैं। यही देश की जनता की गरीबी और कष्टों का मूल कारण है। इस सच्चाई को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समझ लिया था। कवि वचन सुधा में उन्होंने जनता का आह्वान किया था, भाइयों अब तो सन्नद्ध हो जाओ और ताल ठोक के इनके सामने खड़े हो जाओ। देखो भारतवर्ष का धन जिससे जाने ना पावे वह उपाय करो कि हे भारत भाइयों, आप लोग जागृत हो जाओ और खड़े हो जाओ। भारत का धन विदेश में न जाए, ऐसे संपूर्ण उपाय आप लोग करो। 1976 में भारत सरकार ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। ये उनके सम्मान का सूचक है। विद्यार्थियों, हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हमारी जो अगली चर्चा है वह इसी बिंदु को आगे बढ़ाती हुई होगी। भारतेंदु युग पर हिंदी साहित्य का इतिहास खंड भारतेंदु युग, और उसके अंदर साहित्यकारों की जानकारी, प्रमुख कवियों की जानकारी, और उस जानकारी के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान के जो विविध पक्ष हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आगे की चर्चा भी इसी पर होगी। इसी विषय को अगली चर्चा आगे बढ़ाएगी। आप देखते रहें। धन्यवाद।